और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि यशपाल शर्मा सर ने उसके लिए मुझे चुना। तो अगर 10 दिन हमने काम नहीं किया तो हमें यूँ लगता है अरे अब तो सब खत्म हो गया। कि सपना बहुत अच्छे नेचर की लड़की है, कह लीजिए, लेकिन उनके साथ तुलना करना तो बिल्कुल ही गलत। उसके बाद एक टी सीरीज़ से भी आएगा, चुंदड़ी नाम से है। राम राम जी, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। और आज आपकी मुलाकात जिनसे मैं करवाने जा रहा हूं, ये हैं बड़ी जानी मानी पॉपुलर सिंगर मीनाक्षी पांचाल। सोशल मीडिया पर आजकल एक रील जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जो है नोट छापन मशीन नाम के एक गाने की। इस गाने में जो फीमेल वॉइस है वो मीनाक्षी पांचाल जी की है। तो ढेर सारी हमारी उनसे बातें हुई और उम्मीद करते हैं आप हमारी जो बातें हुई हैं, जो ये इंटरव्यू हुआ है, उसे पूरा का पूरा एंड तक सुनेंगे। तो प्लीज सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को मीनाक्षी पांचाल जी के एक प्यारे से गीत के साथ, जो है आप पास दोनों जने। जणू एक दूसरे की खातिर बने, आपा दोनों जने रे, आपा दोनों जने, आपा दोनों जने रे, आपा दोनों जने। पल भर में जी ल्या यारा जीवन घणे, आपा दोनों जने रे, आपा दोनों जने। क्या बात है। तो जितने थैंक भी कपल्स अभी इस टाइम हमारे यहाँ ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जरूर एक जाकर रील बनाए अच्छी सी और मैम को जरूर उसमें कोलैब कीजिएगा। एंड मैं अभी मैम का इंस्टा चेक कर रहा था तो वहां पर मैम एक्सेप्ट भी करती हैं और आप कोलैब कर सकते हैं मैम के साथ। अभी मैम जर्नी पर बात करें, तो कैसे इस सिंगिंग की आपकी शुरुआत हुई, कब आना हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पंकज, मुझे गाने का शौक ना बचपन से ही था। बचपन जी। में हम ना गाँव गाँव में रहते थे, तो उस टाइम जो फ़िल्में आती थी तो उनके गाने मैं गुनगुनाती रहती थी। तो एक अंदर से लगता था कि मेरे अंदर ये कला है और मैं उनके सुर के साथ सुर मिला लेती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे लगता था कि शायद मैं अच्छा गा पा रही हूँ उनके साथ सुर से सुर मिला के। फिर धीरे-धीरे हम शहर में शिफ्ट हुए। फिर मैं जब स्कूल पढ़ती थी 4th क्लास में, तब मुझे एनुअल फंक्शन में गाने का चांस मिला। और फिर एनुअल फंक्शन में गाते-गाते ही स्कूल में ही मुझे उस टाइम ऑडियो कैसेट्स और सीडीज़ का ज़माना होता था। तो मुझे ऑडियो कैसेट में गाने का मौका मिला। जो मेरे म्यूज़िक टीचर थे उनके वजह से मुझे मौका मिला। तो ऐसे ही स्टार्ट हो गया ऑडियो से सीडीज़, सीडीज़ से फिर नाटक हरियाणा में पारिवारिक नाटक चलते थे, उसके गीत मैं गाने लगी। फिर उसके बाद एल्बम्स वगैरह शुरू हो गई, तो ऐसा करते-करते मूवीज़, एल्बम्स और आज तक ये सब चल रहा है जब से 2003 से लेकर और 23 तक। मैम करमवीर फौजी सर के साथ आपके गाने आए थे, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, पानी आली पानी पिया दे। उस वक्त हम बहुत छोटे हुआ करते थे और टीवी पर देखकर, वो हमारे केबल था तो उस वक्त में केबल नेटवर्क पर ये गाने चलते थे, देसी एक चैनल आता था, तो वहां पर हम हुँ। बहुत इंजॉय करते थे। और उस टाइम इतने शायद लिरिक्स इतने समझ में भी नहीं आते थे, लेकिन हम नाचते थे, इंजॉय करते थे। और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे ये प्रोजेक्ट हुआ था, क्या कुछ हुआ था। जी। अ, मैंने बताया कि उस टाइम पारिवारिक नाटक चलते थे, तो मैं जी नाटक जी। के गीत गाती थी। तो सडनली मतलब करमवीर फौजी जब ये एल्बम लेके आए, तो उस टाइम क्या होता था ना कि पंजाबी गाने जो हिट हैं, तो उसी की तर्ज पे ही हरियाणा में भी लोग कुछ करते थे, मतलब अपनी क्रिएशन थोड़ा-सा कम ही होती थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ। तो करमवीर ने मुझे उसके लिए बुलाया कि मुझे आवाज़ चाहिए है इस गाने में। पंजाबी गाने की धुन थी और उसपे हरियाणवी लिरिक्स थे। तो तब मैंने उनके साथ गाया। पतला दुपट्टा तेरा मुँह दिखा है और भी कई गाने, कुएँ पे लुगाइयाँ धोरे काम के फ़कीर का, पानी वाली पानी पिया दे, ये इस एल्बम में जितने भी गाने हैं फीमेल वॉइस में, तो वो मेरी आवाज़ में ही रिकॉर्ड हुए और काफ़ी हिट रही ये, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिला। उसके बाद ऐसे ही कई एल्बम्स लगातार करमवीर के साथ मैंने की और बाकी कंपनीज़ में भी जहाँ भी मुझे मौका मिलता था, तो मैं करती ही रही। अच्छा मैम, उस समय में जब गाने पॉपुलर होते थे तो हमें जो प्रशंसा थी वो हमारे जो लोग उन्हें सुनते थे तो उनसे मिल जाती थी। अभी क्या होता है कि ट्रेंड थोड़ा सा बदल चुका है। अब जो एक आर्टिस्ट होता है वो तरह तरह के अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने गाने जो है वो अपलोड कर सकता है, वहां पर वो देखता रहता है कि कितने लोगों ने सुना, कितनों ने देखा। तो अभी आपके गाने जो है मिलियंस में जाते हैं। आप चेक करते हैं कि आपके किस गाने के कितने व्यूज हो गए, अच्छा इसके कम रह गए, इसके ज्यादा हो गए, ऐसा कुछ। मैं
कभी मतलब करती नहीं हूँ, और अगर कोई गाना हिट जाता है तो वो मेरे सामने आ ही जाता है, तो मुझे पता चल जाता है, चाहे वो भजन है या वो कोई कथा है। क्योंकि मैं एक गायिका हूँ, तो गायिका का काम तो गाना ही है, चाहे वो किसी भी प्रकार का गाना है। तो मुझे पता चल जाता है। अभी रिसेंटली मेरा एक भजन भी बहुत हिट गया है, वो सिर्फ 4 महीने में 1 करोड़ व्यू हो गए थे। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जी जी जाऊंगी। जी जी तो जी। जब वो मेरे सामने एक बार यूट्यूब पर आ गया, तो तब मुझे पता चला कि ये गाना तो हिट हो गया है। और जैसे आता है सामने, मतलब जब कमर्शियल सॉन्ग है उनको तो मैं चेक करती हूँ कि उनके कितने व्यू गए हैं। क्योंकि कमर्शियल जो सॉन्ग्स होते हैं, डीजे टाइप, और जो ये, उनकी ऑडियंस थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उस पे थोड़ा सा ध्यान देती हूँ कि इसके कितने व्यू हैं। तो चेक तो करती हूँ। बिल्कुल, ये करना भी चाहिए वैसे एक आर्टिस्ट को। अच्छा मैम, आपने फोक गीत जो है वो कर लिए, हरियाणवी सॉन्ग कर लिए, और भक्ति वाले सॉन्ग भी कर लिए, अभी कुछ ऐसा बचा है कि ये रह गया, अभी ये भी करना है? मेरा ये मानना है कि भगवान ने आवाज दी है तो उसको हर जगह मैं यूज करना चाहती हूँ। जो भी मुझे चांस मिले, अलग अलग तरह का काम मिले, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग तरह का मैं काम करूं। और अभी कुछ गाने आ रहे हैं, मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट अभी बाकी हैं जो मैं अभी भी करना चाहती हूँ। और वो किए भी हैं, और अभी जल्द ही आने भी वाले हैं, आप लोग सभी देखेंगे, और उनको मुझे पक्का विश्वास है कि पसंद भी करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल, मेरा डेफिनेटली एक पसंद एक करेंगे। एक्सपेरिमेंट मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं अपना जो हरियाणा का लोक संगीत है, जैसे किस्से होते थे पहले, रागनियां होती थी, जो रागनी गायक है वो स्टेजेस पे, जैसे हीर रांझा, नौटंकी, ये बहुत सारे किस्से होते थे जिनको वो परफॉर्म करते थे, रागनी गाते थे। तो मैं उन रागनियों को उठा के, कुछ रागनियां उसमें से छांट के जो मुझे पसंद हो, उनको और आज के म्यूजिक को मिला के कुछ करना चाहती हूँ। और वो अभी बिल्कुल किए भी हैं मैंने 1-2 एक्सपेरिमेंट, और वो जल्द ही आपके सामने आने वाले हैं। तो लोगों से यही गुजारिश है सबसे कि उनको बहुत प्यार देना आप, क्योंकि वो बहुत बिल्कुल दिल से देंगे। किया हुआ काम है। कुछ काम बिल्कुल ऐसे होते बिल्कुल। हैं जो हम बहुत दिल से करते हैं, जो हम चाहते हैं कि ये मैं करना चाहती हूँ। कुछ ये होता है कि जो हमें काम मिलता है तो वो हम आर्टिस्ट लोगों को करना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, एक आर्टिस्ट जो होता है वो एक आर्टिस्ट एक किसी म्यूजिक कंपनी के साथ जुड़कर काम करने में ज्यादा कंफर्ट महसूस करता है, या इंडी म्यूजिक करने में, कि खुद का ही अपना, खुद से ही म्यूजिक तैयार करना है और अपना यूट्यूब के थ्रू या कैसे भी अपने गाने तैयार करके लोगों तक पहुंचाने हैं? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, कंपनी के साथ जुड़ने में ही फायदा लगता है आर्टिस्ट को, क्योंकि जो काम उसने किया है तो उसका उसको मेहनताना भी मिल जाता है कंपनी के साथ जुड़ के। और कंपनी उसको अच्छे लेवल पे अगर प्रेजेंट करती है, अच्छी तरह उसको फैलाती, स्प्रेड करती है, तो आर्टिस्ट का ही फायदा है। पहले आर्टिस्ट कंपनी के साथ जुड़ के ही काम करे तो ज्यादा अच्छा है। फिर इंडिविजुअली जब उसका अच्छे से नाम हो जाता है, उसके नाम पर गाने चलने लगते हैं, तो वो अपना खुद का भी साथ साथ कर सकता है यूट्यूब के जी जरिए। जी जी जी। मैम, आपको ना एक टाइटल मिला हुआ है और वो टाइटल आपको सूट भी करता है। हरियाणा की लता मंगेशकर जी आपको कहा जाता है, और सूट भी करता है। आपकी वॉइस भी बड़ी प्यारी सी है एंड सुनने में काफी अच्छा लगता है। आपके जब भजन सुन लो या फोक गीत सुन लो, कुछ भी सुन लो, जब सुनने बैठते हैं तो दो चार गाने इंसान, मैं तो सुन ही लेता हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो सुबह के टाइम में हम फोक गीत सुनते हैं, मम्मी को पसंद है हमारी तो वो भी सुनती रहती है। सो ये टाइटल जो है, ये कहाँ से मिला? किसी प्रशंसक से मिला था कि किसी स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे? कुछ इसके पीछे का किस्सा है आपके पास कि ऐसे हुआ ये सब? देखिए, ये टाइटल के ना लता जी के, मैं मतलब जो वो तुलना करते हैं, मैं बिल्कुल काबिल नहीं हूँ उसके। और मतलब लोग खुद ही बोल देते हैं ऐसा। ये टाइटल कोई मिला नहीं हुआ मुझे। पर लेकिन मुझे सच में बहुत ही मतलब एक शर्म महसूस होती है अंदर से कि कहाँ वो, मतलब सरस्वती माँ का रूप, और कहाँ उनका नाम मेरे साथ आना, मतलब एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन मुझे सच में शर्म महसूस होती है। मैं अभी हूं ही नहीं कुछ, मतलब कुछ भी नहीं हूं कि उनके साथ मेरा नाम जोड़ा जाए। वैसे तारीफ आप जितनी मर्जी कर लें, लेकिन वो मतलब मैं हजम हो जाएगी, लेकिन जब उनके साथ नाम लेते हैं तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस करती हूँ खुद को, कि ये क्या, मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। सच में ऐसा लोग खुद करते हैं, मतलब कोई ऐसा जी टाइटल जी। मिला नहीं हुआ, अपने आप ही बोल देते हैं। हालांकि ये मुझे तो बहुत ही मैम, बुरा ये तो आपका बड़प्पन हुआ, वरना मतलब अभी बस वो है कि अभी काम और ज्यादा करना है, तो काम आप करते रहिए, लेकिन टाइटल लोगों के प्यार ने ही आपको दिया है, तो आई थिंक आपको अब ये रख लेना चाहिए वैसे। सच में मैं बता नहीं सकती कि मतलब मैं
और कुछ कह लीजिए, लेकिन उनके साथ तुलना करना तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा तो कभी भी, चाहे मैं कितनी भी बूढ़ी हो जाऊं, तब तक नहीं हो सकता ऐसा। तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब रूह ही अलग थे, वो आत्मा ही अलग थे, लता जी तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। वो तो बॉलीवुड में गाने गाकर मतलब हम लोगों के बीच आई और काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, और आज तक भी उनके गीत, उनके गाने पसंद किए जाते हैं। मीनाक्षी मैम की बात करें, उन्होंने कभी बॉलीवुड के लिए कुछ ट्राई किया है या प्रोजेक्ट करने का कभी सोचा है कि बॉलीवुड से कुछ ऑफर हो तो करें वहां पर भी कुछ? जी बिल्कुल, ऑफर अगर हुआ तो कौन नहीं करना चाहेगा, मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ। और अब आजकल क्या है ना कि पहले होता था कि लोग चले जाते थे, मुंबई भाग जाते थे, स्ट्रगल करते थे, काम मांगते थे, मेहनत करते थे। लेकिन आज ये जो यूट्यूब का ये जो प्लेटफॉर्म मिल चुका है, या और बाकी प्लेटफॉर्म है, उसकी वजह से आर्टिस्ट आज घर बैठकर भी अपने टैलेंट को पूरी दुनिया में पहुंचा सकता है। और अगर वो अच्छा काम कर रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो खुद ही बॉलीवुड से उसको बुलावा आ जाता है। तो अभी तो यही है कि यहाँ बैठकर ही जो हम काम कर पाए, उसकी वजह से कोई बुलावा आ जाए तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा मैम, एक चीज ये होती है कि इंसान जो होता है वो माँ के पेट से नहीं सीख कर आता, ये सभी लोग कहते हैं। और एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो जब अपना करियर शुरू करता है तो वो किसी ना किसी को पहले देखता है कि ये ऐसा करते हैं, मुझे भी कुछ ऐसा करना है और अपने देश का, अपनी सिटी का, अपने जिले का नाम रोशन करना है। कोई इंस्पिरेशन है आपकी ऐसे कुछ जिन्हें देखकर आप इंस्पायर होना शुरू हुए हों और तब आपने सोच लिया हो कि अब कुछ भी नहीं करना, अब तो सिंगिंग करनी है बस? बिल्कुल, जब क्योंकि ये जो कला है ना गाने की, या कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी कला होती है हमारे अंदर, तो ये मतलब पैदाइशी ही होती है। मेरा ये मानना है कि भगवान इसको देकर भेजता है। बाद में आप, ये नहीं कि आप पैदा सिंगर नहीं हो और आप बाद में सिंगर बने, वो आपके अंदर पैदाइशी होता है। तो एक तो संगीत के प्रति मुझे लगाव था बचपन से ही। फिर मैंने जैसे बड़ी हुई तो मुझे किसी ने सलाह दी कि आप लता जी के गाने सुनिए, उनको साथ साथ गाइए, गुनगुनाइए, फिर उससे आपकी गायकी भी सुधरेगी, बारीकियां पता चलेंगी। तो जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने उनके गाने कैसेट्स में रिकॉर्ड करवाए, उनको मैं बहुत सुनती थी, साथ साथ गाती थी। तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो वही है सबसे पहले। और फिर उसके बाद उन दिनों सुनिधि चौहान इंडस्ट्री में नई नई आई थी, और उनके जब गाने आते थे तो मतलब उनकी जब न्यूज आती थी कि इतनी छोटी लड़की है, 14 साल की एज में उन्होंने जब गाया था मस्त फिल्म के लिए, तो उससे भी, उनसे भी प्रेरणा मिली कि ये इतनी कम उम्र में ये बॉलीवुड में पहुंच गए हैं, तो मुझे भी ऐसा करना है, मैंने भी आगे बढ़ना है, जाना है। तो प्रेरणा उन्हीं से मिली मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए। इनफैक्ट जो हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो आप कहीं से भी इंस्पायर्ड हो सकते हैं और करियर में कुछ अच्छा कर सकते हैं, वहीं डीमोटिवेट होने की जगह। अच्छा मैम, अभी मूवी आई थी हरियाणा में दादा लक्ष्मी चंद के ऊपर, तो काफी ज्यादा सुपर हिट हुई और लोगों ने देखी, सिनेमा हॉल भर गए थे, टिकट से अच्छी खासी उसकी बिकी है। आपका भी उससे जुड़ना हुआ, सो ये कैसे पॉसिबल हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, बिल्कुल, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे ये फ़िल्म करने का मौका मिला। हालाँकि ये एक जो जीवनी है श्री लक्ष्मीचंद जी के ऊपर है, मेल कैरेक्टर है, उसमें फीमेल का कोई स्कोप नहीं था, फीमेल के लिए कुछ काम नहीं था। जो मैंने आवाज़ दी है फ़िल्म में, वो लक्ष्मीचंद के जो बचपन का कैरेक्टर है, बच्चा है जो 10-12 साल का, उनके लिए मैंने आवाज़ दी है। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि यशपाल शर्मा सर ने उसके लिए मुझे चुना। और उन्होंने मतलब कई लोगों से सलाह ली, तो कई लोगों ने मेरा ही नाम सुझाया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और दिल्ली बुलाया। दिल्ली जाकर फिर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की श्री उत्तम सिंह जी के साथ। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी फिल्म अगर आपने देखी है। और मैं तो बिल्कुल सबसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आगे ओटीटी पर ये जब आएगी तो आप प्लीज सभी जरूर देखना। बहुत ही अच्छी फिल्म है, राष्ट्रीय पुरस्कार इसे मिल चुका है, तो जरूर इसे देखें। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने काम किया है। बिल्कुल। यशपाल सर के बारे में बात करें, यशपाल सर ने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया है और साउथ में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी काम किया है, टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। मतलब अच्छे खासे वो एक्टर हैं और अपनी कमाल की एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। आ, कैसे थे वो बिहेवियर में, मतलब कभी आपका जब मिलना हुआ, ये मीटिंग हुई तो क्या बातचीत हुई थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे अगर आप बता पाए। बिल्कुल, जब उन्होंने कॉल करके मुझे बुलाया और मैं रिकॉर्डिंग के लिए गई,
काफ़ी दूर पड़ता था, हम पंजाब के बॉर्डर पे रहते थे और दिल्ली का बिल्कुल आखिरी कोना है, वहाँ पर जाकर मतलब काफ़ी लंबा सफ़र तय करके सर्दियों के दिन। और मैं ऊपर से घबराई भी हुई कि मैं कैसे मतलब बात करूँगी, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े एक्टर हैं और वहाँ पर इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर मिलेंगे मुझे, तो क्या कुछ मतलब अंदर से मैं डरी हुई थी कि मैं गाऊँगी कैसे? लेकिन जब वहाँ गई तो उन्होंने मतलब ऐसा बिहेव अ, कर मतलब दिखाया अपना उन्होंने कि जैसे कि एक फादर डॉटर का कनेक्शन होता है ना, मतलब मेरे साथ ही नहीं, वो हर आर्टिस्ट के साथ, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, वो हर किसी का ख्याल रखते हैं। मैं इतनी मतलब हैरान हूं ना इस बात से। आज भी अगर उनको अभी मैसेज करूंगी तो तुरंत रिप्लाई, कोई कमेंट करेंगे एफबी पे तो तुरंत रिप्लाई। मतलब इतना एक्टिव इंसान कैसे रह सकता है, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ। और वो सभी का बहुत ही प्यार से उनकी जो पैम्परिंग है, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे, जोश से उन्होंने मुझे भर दिया। तब जाकर बात बन पाई, तब मैं गा पाई वहां जाके। सच में वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं। और यही कामना है भगवान से कि वो और अच्छा करते रहें, उनको हम और भी ऊंचाइयों पर आगे देखें। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि कोई दूसरा जब सफल होता है तो मैं खुद को सफल मानती हूँ। मेरा ये नहीं है कि वो इंसान सफल हो रहा है तो मुझे उससे घृणा है या कुछ है। तो मैं सच में अभी कोई भी आर्टिस्ट जब अच्छा काम करता है तो मुझे सच में वास्तव में बहुत खुशी मिलती है। तो यशपाल बिल्कुल। और सर के लिए ये कहना चाहती हूँ कि वो हमेशा आगे बढ़ते रहें, उनको और भी ऊंचाइयों पर मैं देखूं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये होना चाहिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसमें अपने आप को महसूस करें कि वो आगे बढ़ रहा है तो हम खुश रहें, वहीं पर घृणा नहीं करनी चाहिए। और आप घृणा नहीं करते हैं तो भगवान भी आपको देखता है कि बाय नेचर ये भी अच्छे हैं, और भगवान आपके लिए भी कुछ ना कुछ सोचता ज़रूर है। अच्छा, जी। मीनाक्षी मैम, आज आप मतलब करियर में बहुत आगे चल चुके हैं, अच्छे खासे गाने चलते हैं, अच्छे खासे व्यूज़ वहाँ पर आते हैं। करियर की जब शुरुआत थी तो उस समय में रिकॉर्डिंग्स के लिए बाहर जाना होता होगा, स्टेज शोज़ के लिए बाहर होता होगा। अब तो थोड़ा आसान हो गया होगा आपके लिए, क्योंकि अब आप रम चुके हैं उस माहौल में। पहले उसके बारे में हमें बताइए, कितना कठिन होता था और कौन आपके साथ जाता था, क्या कुछ होता था? जी, उस टाइम 2003 की हम बात करें तो ये जो गाना गाना है इसको लोग समझ नहीं पाते थे कि ये क्या होता है। उस टाइम स्टेज प्रोग्राम ज़्यादा होते थे और उसमें रागनी गायक और गायिकाएँ रागनियाँ गाती थीं। और वो कई बार अच्छी भी होती थी, अश्लील भी होती थी, तो थोड़ा-सा इमेज जो है खराब थी उस टाइम। और जब मैंने शुरुआत की तो मेरे घर वालों ने, जैसे मेरे दादा-दादी या और रिश्तेदारों ने यही सोचा कि ये भी स्टेज पर जाकर गाएगी और क्या पता अश्लील गाएगी, कैसा गाएगी, तो वो उसी चीज़ को इमेजिन करते थे। उनको पता नहीं था कि ये जो प्लेबैक रिकॉर्डिंग कैसे होती है, स्टूडियो क्या होता है, स्टूडियो में जाकर कैसे काम किया जाता है। तो मुझे काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन मेरे फादर ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने ही परिवार को बोला कि अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, उसको आगे बढ़ाऊँगा, उसके साथ जाऊँगा, जहाँ पर भी उसको मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगा। तो मेरे पापा मेरे साथ जाते थे और कभी भी उन्होंने मतलब जिसने भी मतलब कुछ भी जो बात कही है उसको समझाया कि रिकॉर्डिंग करना क्या होता है, और मैं भी सबको बताती थी कि मैं ऐसे रिकॉर्डिंग करके आती हूँ, ये मेरा काम है, ऐसे है। तो मुश्किलें तो आई लेकिन फिर ठीक हो गया सब। एक आर्टिस्ट की लाइफ में एक डार्क फेज भी आता है, जब वो थोड़ा सा डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। ऐसा कोई फेज आपने फेस किया है? ये शायद मतलब मैं कह सकती हूँ कि हर आर्टिस्ट करता है, मतलब कि 100%, अगर 100 आर्टिस्ट है तो 100 के 100 ऐसा फील करते हैं। हमारा क्या है ना आर्टिस्ट का कि मतलब अगर 10 दिन हमने काम नहीं किया तो हम यूं लगता है अरे अब तो सब खत्म हो गया। अब सब खत्म हो गया, अब तू घर बैठ गई, अब तेरे पास काम नहीं है। ये सच बात है, ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही कॉल आ जाता है फिर अपने आप ऊर्जा भर जाती है। और हाँ, आता है ये बीच में ऐसा एक फेज, जब जैसे मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैंने परिवार में टाइम दिया, जैसे बच्चे हुए, तो तब मैंने थोड़ा-सा काम कम कर दिया था या हो गया था, मुझे लोग थोड़ा-सा कम बुलाते थे काम करने के लिए। तब मुझे लगता था कि ये क्या है, मतलब अभी तेरे को कोई बुला नहीं रहा है, कोई तेरे साथ काम नहीं कर रहा है। लेकिन धीरे-धीरे वो हो जाता है, वो हमारा एक मानसिक सोच होती है, ऐसा है कुछ नहीं है। अगर हम आर्टिस्ट हैं, तो हम पूरी उम्र आर्टिस्ट ही रहते हैं, ये हम क्यों भूल जाते हैं हमेशा।
तो ऐसा बिल्कुल कुछ बिल्कुल। नहीं है कि ये टाइम हमारा था और अब हमारा टाइम चला गया है। कुछ नहीं है ऐसा। अगर आप आर्टिस्ट सच में, अगर सच्चे आर्टिस्ट आप हैं, तो आपको मरते दम तक आप आर्टिस्ट रहेंगे। और धीरे धीरे सब्र के साथ आप काम करते रहिए। जब आपको जो मिला, मतलब कि कहते हैं ना, ठंडा मीठा ऐसे चलता ही रहे, खट्टा मीठा, तो ये बहुत अच्छी बात है। कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ये मेरे को इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैं ये बात कह रही हूँ कि कुछ अच्छा ही होना होता है। जब हमें ऐसे लगता है ना कि अभी तो तेरे पास काम नहीं है, या तेरा काम चल नहीं रहा, गाने नहीं चल रहे, मतलब ऐसा नहीं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि नहीं, अभी कुछ बड़ा होगा तेरे साथ। क्योंकि अगर हमारी खुद की ऊर्जा या जो हमारा जोश है वही खत्म हो गया, तो फिर हमें खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर होता है तो हर काम आप कॉन्फिडेंस के साथ कर ही लेते हैं। अच्छा मैम, ये जो हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, इसे हम आगे कुछ बच्चों तक भी पहुंचाना चाहेंगे। तो अभी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ये देखेंगे तो वो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते होंगे कि चलिए हम भी सिंगिंग करते हैं, उनको शौक होगा, तो अब इसमें एज अ प्रोफेशन वो शुरू करना चाहेंगे, तो क्या टिप्स आप उन्हें देंगे? देखिए, पहले तो मतलब कि उनको ये देखना चाहिए कि वो सचमुच, अगर वो सिंगिंग करना चाहते हैं, क्या वो सचमुच गा पाते हैं या नहीं। थोड़ा सा उनको कहीं जाकर किसी गुरु के पास सीखना चाहिए, थोड़ा रियाज करना चाहिए, साधना चाहिए अपनी आवाज को। कई ऐसे होते हैं ना कि मतलब कि गा नहीं पाते ढंग से, फिर भी उनको ये रहता है कि मैं सिंगर बन जाऊं। आजकल तो ये इफेक्ट लग जाता है आवाज में, ऐसा बन जाती है, कंप्यूटर से बन जाती है। तो वो वही होता है कि एक गाना चल गया, दो गाना चल गया, वो उसको लोग ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते फिर। तो एक तो अपने टैलेंट को खुद ही पहचानना जरूरी है। ये नहीं कि हम टैलेंट, मतलब मैं किसी काम के पीछे पड़ जाऊं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, और मतलब मैं ये ठान लूं कि मैं ये करके रहूंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। खासकर गायकी में और कला में तो नहीं हो सकता ऐसा। तो पहले तो अपने टैलेंट को पहचानिए। अगर आप अच्छा गा पा रहे हैं, अगर आपको इस फील्ड में जाना है, तो आप इंस्टाग्राम है, डायरेक्ट डीएम आप करिए किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को, किसी भी सिंगर को। उनसे आप मतलब कि चांस ले सकते हैं, उनके स्टूडियो विजिट कर सकते हैं, और अपना मतलब आगे बढ़ सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, हरियाणा में इतने सारे आर्टिस्ट हैं और आप भी उनके साथ काम करते रहते हैं। सपना चौधरी के साथ आपने काम किया है, बड़ी पॉपुलर है वो भी, और वंशिका हापुड़ जो एक नई थी और काफी ज्यादा उनकी रील्स वगैरह वायरल हुई, उसके बाद वो हरियाणवी सॉन्ग्स में नजर आने लगी। तो सपना चौधरी के बारे में सबसे पहले बात करना चाहेंगे, जब आप कभी मिलते हैं या गाने के दरमियान अपने मिले थे आप दोनों जने, और कामिनी आपका उन्होंने सॉन्ग किया हुआ है, तो कैसे नेचर के हैं वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या बातें होती हैं जब मिलते हैं तो? मैं सच कह रही हूँ कि सपना बहुत अच्छे नेचर की लड़की है। जब भी मिलती है तो इतनी रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि वो खुद ये कहती है कि जब मैं इस लाइन में आई भी नहीं थी तो आपके मैं गाने सुनती थी और उन पे मैं डांस करती थी। और वो मतलब मुझे अपना फेवरेट बताती है कि आप मेरे फेवरेट हो, और मैं उसको कहती हूँ कि तुम मेरे हमारे भी आप फेवरेट। फेवरेट हैं। थैंक यू सो मच। और मतलब सच में बहुत रिस्पेक्ट से बात करती हैं। और भले ही मैं नहीं, कोई उससे छोटा भी है, तो उससे भी बहुत रिस्पेक्ट से बात करती है। और अगर कोई उनके पास कोई गाना लेकर जाता है, कोई ऑडियो लेकर जाता है, तो उसको वो सुनती है। अगर उसमें कमी है तो उसको बताती है कि देखो ये मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर वो अच्छा है तो तुरंत उसे वो खरीद लेती हैं, और अपने खर्चे पर उसको अपने चैनल पर करती हैं वो। आर्टिस्ट को वो बहुत सपोर्ट करती हैं। बहुत लोग हैं जो उनके पास जाते हैं अपने गाने लेकर, और वो उनको लेती हैं और अच्छा फिल्माती हैं, आगे अच्छे तरीके से पेश करती हैं। तो बहुत अच्छे नेचर की हैं। और अच्छा मैं, कितना अपना हरियाणा का नाम रोशन उन्होंने अभी किया है कांस में जाकर। बिल्कुल बिल्कुल तो वो आगे बिल्कुल। बढ़ते रहेंगे। मैं तो पहले ही कहा था कि मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई आगे बढ़ता है, तो मैं तो यही दुआ करती हूँ कि सारे आर्टिस्ट अच्छा काम करें और आगे बढ़े, हमारे हरियाणा का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस करें वो। अच्छा, मैं जब उन्हें टीवी पे देखता हूँ और जब तक वो बोलती नहीं है, जब तक वो बोलती नहीं है, ऐसे लगती है कि पता नहीं कितनी सख्त होंगी और कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जब वो बिग बॉस में आई थी तो वो सीजन मैंने भी देखा, और कुछ इंटरव्यूज में उन्हें देखा, उनकी वॉइस बड़ी प्यारी सी है और बहुत प्यार से बात करती है, देखने में ऐसे लगती है जब तक नहीं बोलती आए कितनी रूड है, सपना सपना सपना। कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ एक्सपीरियंस, जब पहली मीटिंग हुई हो आपकी कि अरे कैसी बात हुई थी या क्या होगा? नहीं, ऐसी नहीं हुई। पहली मीटिंग जब हमारी हुई थी तो जलेबी गाने
गाना आया था एक, जलेबी नाम से, राजू पंजाबी और मेरा, और बिंदर दनोदा और सपना का। तो जब मैं पहली बार तब मिली थी, तो बिल्कुल बहुत प्यार से उन्होंने मुझे नमस्ते की, फिर बताया, फिर गले मिली मेरे से। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने मेरे साथ मतलब नेचर बहुत अच्छा है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मुझे ऐसा लगा हो कि वो रूड है। हम्म। अभी मैम हमारे सवाल ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ करेंगे और उसके बाद इंटरव्यू अपना फिनिश करेंगे। सो रैपिड फायर के लिए आप तैयार हैं? जी। ठीक है, आपको एक वर्ड में ही जवाब देना है, कंडीशन यही है, ठीक है? आप ये नहीं कहेंगे कि दो या तीन या चार, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, एक वर्ड में आप जवाब देंगे। आर यू रेडी? जी। ठीक है। सो मीनाक्षी पांचाल के फेवरेट एक्टर कौन है? मुझे सारे एक्टर अच्छे लगते हैं। मैंने कहा था ना, कंडीशन ये है कि आपको एक नाम लेना है। ओके, एक नाम, सलमान खान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फेवरेट एक्ट्रेस? करीना कपूर। फेवरेट सिंगर? सारे। ये नहीं है, कंडीशन पे पूरा रही है, आपको फिर एक ही बताना है वर्ड फेवरेट बोला ना, एक्ट्रेस। एक ही वर्ड बोला, सारे। ओके, देखो ये स्मार्टली खेल रहे हैं, अच्छे सिंगर तो है ही और खेलते भी अच्छा है। अच्छा चलिए ये बताइए, फेवरेट गेम कौन सा है आपका? गेम ऐसा कुछ नहीं है। अपनी गेम में नो रिस्पॉन्स। और फेवरेट मूवी? मूवी, हम्म। मूवीज तो बहुत हैं। अब कौन सी नई पुरानी, कौन सी बताऊं, मुगले आजम। ये हम स्टॉप कर देते हैं रैपिड फायर। चलिए, मैम बहुत बहुत थैंक यू, आज आपसे हमारी बात हुई और बहुत अच्छा लगा। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और हमें थोड़ा सा हिंट अगर आप दे सकते हैं तो प्लीज दे दीजिए कि हमें जल्द से जल्द क्या सुनने देखने के लिए मिल सकता है। आपको अभी सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा एक गाना, देवरानी जेठानी उसका टाइटल है, और सपना चौधरी और राखी लोचब है उसमें, और ओके। मैंने गाया है, नोनू राणा ने गाया है, आर के क्रू का म्यूजिक है, प्रहलाद फागना के लिरिक्स हैं, और देसी गीत पे वो आएगा, या ड्रीम्स बिल्कुल। एंटरटेनमेंट, नहीं देसी गीत पर आएगा वो, जो सपना का ओके। अपना ही लेबल है देसी गीत। तो उस पे आने ओके। वाला है बहुत जल्द। उसके बाद एक टी सीरीज से भी आएगा, चूंदड़ी नाम से है टाइटल, वो मैंने गाया है, सपना ने एक्ट किया है। और एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, उसका भी मुझे टाइटल ही नहीं पता है, अभी वो शूट हो चुका है, एडिट उसका हो रहा है। वो बहुत ही मतलब मेरे लिए भी खुद मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ उसके लिए, कब आएगा, एक्साइटेड हूँ बहुत तो उसके लिए। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स आए उनके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। और हम चाहेंगे कि ये भी जो सब आए इनको भी मिलियंस में लोग देखें, इनफैक्ट बिलियंस तक पहुंचा दें तो मजा ही आ जाएगा। उसके बाद हम एक और इंटरव्यू आपके साथ करेंगे फिर बिलियंस की खुशी में। एंड आप आज आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अभी हमारे व्यूवर्स को जिन्होंने हमारा इंटरव्यू सुना देखा, उन्हें क्या मैसेज कन्वे करके आप जाना चाहेंगे, क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे? बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ सबको कि हमें उन्होंने देखा और सुना, और आप सभी लोग बहुत खुश रहें। आपका जो भी काम है आप उसमें इतने कामयाब हों, इतने कामयाब हों, बहुत ज्यादा कामयाब हों। और कभी भी आप उदास मत रहिए, अपने आप को जोश से भर के रखिए, और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए हमेशा। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। बिल्कुल भाई, सभी खुश रहिए। और मैम ने जैसा कह दिया तो अब तो बात माननी पड़ेगी, सभी को खुश रहना है। तो ये तो थी मैम की बात। इसी के साथ ही साथ मैं भी आपसे कुछ बातें कहकर चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से तो प्लीज हेलमेट को अच्छे से लगाकर जाया कीजिए। फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाकर जाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बस हमारे चैनल को। जल्द मिलते हैं एक नए अतिथि के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।